हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक VSEPR थ्योरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में रिपल्शन के आसपास ही ये थ्योरी घूमती है। ठीक है, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट डील्स, मेरे साथ नोट करते जाइएगा, विद द shape of molecule। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप बताने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, ये तो थे जनरल पॉइंट्स। अब देखो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, if all electron pair around the central atom are bond pair, means there are no lone pair, then the shape of molecule depends upon the nature of hybridization। Shape of molecule depends upon the nature of hybridization। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना। मैंने ये लिखा है कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, मीन्स देयर आर नो लॉन पेयर। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ सभी बॉन्ड पेयर हैं, वहां पे कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि शेप इक्वल्स टू, मैं यहां लिखती हूं, इफ लॉन पेयर इक्वल्स टू 0, लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री हो जाएगा। क्या? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है? ज्योमेट्री। ठीक है, और जब कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो शेप किस पे डिपेंड करेगी? हाइब्रिडाइजेशन पे। यानी जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा वैसी ही एग्जैक्टली शेप होगी। यानी कि मैं ये कह दूं कि शेप और ज्योमेट्री क्या होंगी? सेम। अब प्रॉब्लम ये आती है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, तो देखो ध्यान से। अरेंजमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेरे साथ की पॉइंट्स लगा के नोट करते जाइए। ठीक है, मैं बोल भी रही हूं, अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के चारों तरफ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। और शेप की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम around the
सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम के अरेंजमेंट को, सराउंडिंग एटम के अरेंजमेंट को हम शेप कहते हैं, या मैं ये कह दूं एक्सक्लूड लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, या मैं ये कह दूं डील्स विद बॉन्ड पेयर ओनली। यानी कि हम शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, लॉन पेयर को छोड़ के चलते हैं, लॉन पेयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, जबकि ज्योमेट्री में हम अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, अगर वहां पे कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, इक्वल। और वो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, मैं ये रब कर दूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक, रब कर रही हूं। अब देखो, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम पहले निकालना सीख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा प्लीज, जिन्होंने देखी है उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला था। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस उस मॉलिक्यूल में मोनोवेलेंट एटम और प्लस माइनस चार्ज, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब जो n की वैल्यू आती थी, अगर n इक्वल्स टू 2 होता था तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 है ना, 1 और 2, 2 होता था तो sp, 3 होता था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp के लिए ज्योमेट्री क्या होती थी, लीनियर। sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती थी, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 अगर n की वैल्यू आती थी तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 आती थी तो sp3d3। ठीक है, sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d2 के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में भी समझ चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार रिकॉल करा दिया है क्योंकि हमें इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमें क्या देखना था कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो लीनियर, sp2 है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात ये है कि हमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे पता लगेंगे कि कितने कितने हैं। ठीक है, तो हम सिंपल से ट्रिक सीखते हैं। ओके, ये रब कर दूं, चलिए
यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल से हाइब्रिडाइजेशन निकालने की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसी से ही देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा फेवरेट एग्जाम्पल CH4। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 4, चार्ज कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अगर n की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पता करने का तरीका ये होता है कि जितने सराउंडिंग एटम है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर। फिर हम क्या करेंगे कि इस जो बची हुई n की वैल्यू होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर। देखो कैसे, यहाँ पे सराउंडिंग एटम 4 हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, तो सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर, और 0 लॉन पेयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, XeO3F2। देखो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगी n की वैल्यू 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 और 2 5, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, 0 क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर, ठीक है। देखो ClF3, क्लोरीन सेंट्रल एटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट एटम 3 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो n की वैल्यू कितनी है 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो जितने सराउंडिंग एटम है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। अब कितने बच गए, देखो 5 - 3 = 2, वो क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर। समझ में आई बात कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे देखने हैं। नेक्स्ट देखो और अच्छे से समझ आएगा। देखो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है, चार्ज 1 है, माइनस है तो क्या कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ जाएगी 4, n की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 4 है, सराउंडिंग एटम भी कितने हैं 4, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर, नो लॉन पेयर, ठीक है। XeF4, सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद मोनोवेलेंट एटम 4 डिवाइडेड बाय 2, कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 6, सराउंडिंग एटम 4, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं होंगे, सराउंडिंग एटम 4, ये तो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और 6 में से 4 गए तो कितने 2, तो कितने लॉन पेयर हो गए 2, सिंपल है। नेक्स्ट देखो SO2Cl2, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम सल्फर, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम 2, ओनली ये ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, डाइवेलेंट है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। ये आप खुद भी प्रैक्टिस करना, पहले क्या करना, सारे एग्जाम्पल्स को पहले खुद निकाल के देखना हाइब्रिडाइजेशन, फिर इससे मैच करना, ठीक है। चलो अब देखो n की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम भी 4, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, नो लॉन पेयर, ठीक है। नो लॉन पेयर नहीं बोला, नो लॉन पेयर 0, ओके। चलिए NO2 प्लस, सेंट्रल एटम
नाइट्रोजन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो क्या करते थे, माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी एन की, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब देखो n की वैल्यू भी 2 और सराउंडिंग एटम भी 2, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर, नो लॉन पेयर। समझ में आया? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो n की वैल्यू आएगी वो देख लो। अब जितने सराउंडिंग एटम है वो सारे बॉन्ड पेयर, फिर n की वैल्यू में से जो बचेगा वो कौन हो जाएंगे, लॉन पेयर। सिंपल है, समझ में आया? चलिए ये नोट कर लीजिए, रब कर दो। इतनी बात समझ में आई कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, लॉन पेयर नहीं होते हैं, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, सेम होती है। अब हम इंपॉर्टेंट बात ये करें, नोट करते जाइएगा, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर। अब मैंने लिखा है नॉट बॉन्ड पेयर, सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, मीन्स देयर आर सम लॉन पेयर ऑल्सो, देन शेप ऑफ molecule will be distorted because of lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion। ठीक है, अगर सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री सेम। अगर लॉन पेयर आ गया तो लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के वजह से मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाती है वो हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका ऑर्डर, रिपल्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लॉन पेयर में, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि लॉन पेयर तो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मान लीजिए ये दो एटम है, तो इनके बीच में ये बॉन्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बंधे हुए हैं, जबकि लॉन पेयर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, ये है लॉन पेयर, ये फ्री है, और ये बॉन्ड पेयर ये बंधे हुए हैं। ठीक है, तो जो बंधे होते हैं वो क्या है, बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर फ्री होते हैं। और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो लॉन पेयर क्या होते हैं, आवारा, जो जिनकी नौकरी वोकरी कुछ नहीं लगी होती है और बिल्कुल आवारा। ठीक है, और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है, उनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो नहीं पढ़ना चाहता, जो बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं, जो मेहनत नहीं करेगा, जिसकी जॉब नहीं लगेगी, वो फालतू घूमेगा। ठीक है, फालतू घूमेगा तो लड़ाई झगड़े भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, वैसे ही ये लॉन पेयर है, फालतू है तो क्या करता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है। और जो सेट है अपनी लाइफ में, जिसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको उनसे ही फुर्सत नहीं है, वो किसी से क्या झगड़ा करेगा। ठीक है, वो बेचारा बॉन्ड पेयर, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, इसलिए इनमें रिपल्शन सबसे कम और इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे शेप में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं इफ n इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, यही थी। अगर मैं बोलती हूँ n इक्वल्स टू 3 है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, मैंने पहले बॉन्ड पेयर लिखा है फिर लॉन पेयर,
सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो शेप क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री के इक्वल। और ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यानी कि ये वाली। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अगर दो बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होता है तो क्या होता है, देखो एक लॉन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो क्या हो गया, इस लॉन पेयर के रिपल्शन, मान लो यहाँ पे लॉन पेयर होता तो ये इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, यानी ये दूर भागेगा और ये भी दूर भागेगा और ये दोनों क्या होंगे, पास पास। ठीक है, तो ऐसी शेप बन जाएगी। अब हमने क्या कहा था, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या था, ज्योमेट्री में हम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं, यानी इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन देखो शेप, ये क्या हटा दिया तो क्या हो गई, वी शेप। ठीक है, शेप कौन सी हो जाएगी, वी शेप। समझ में आई बात। ठीक है, रब कर दो। अब देखो n इक्वल्स टू 4, इफ n इक्वल्स टू 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब देखो सारे के सारे बॉन्ड पेयर और कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा, तो शेप क्या होगी, ज्योमेट्री, यानी कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है तो क्या होगा, देखो ये एक लॉन पेयर, ये और ये। ठीक है, ये ऐसे बन गया, देखो ऐसे, ये लॉन पेयर एक, ये लॉन पेयर है और ये ऐसे बन गया, तो शेप क्या हो गई है, पिरामिडल। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं तो देखो ऐसे हो जाएगा, क्या शेप कौन सी हो गई, वी शेप, क्योंकि हम शेप में लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। लॉन पेयर मैंने छुपा लिया, कौन सी शेप हो गई, वी। यहाँ पे लॉन पेयर छुपा लिया, कौन सी शेप हो गई, पिरामिडल। ठीक है, समझ में आया, रब कर दूं, नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो, इफ n इक्वल्स टू 5, इफ n इक्वल्स टू 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, चलो अब देखो sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही थी। ठीक है, तो इसके केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री lone pair has the tendency to occupy equatorial position। समझेंगे कैसे, पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, फिर समझते हैं। मान लो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर। अब देखो अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है तो मैंने क्या बोला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में लॉन पेयर हैज द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लॉन पेयर किस पोजीशन पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो देखो ऐसे होगा, क्या ये एक लॉन पेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन पता है कौन सी है, ये वाली, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये दोनों पोजीशन जो आपको दिख रही हैं,
ये वाली और ये वाली, ये होती है एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। तो ये देखो, अब शेप के समय हम क्या कर रहे थे, लॉन पेयर को हटा रहे थे। ये देखो के दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो शेप कौन सी हो गई, के शेप। इसे हम सी सॉ भी कहते हैं, ठीक है, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये तीनों नाम ध्यान रखना, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सी सॉ, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एंड के शेप, ओके। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं तो देखो क्या होगा, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन से। ये देखो टी शेप है क्या, इसे बोलते हैं टी शेप, ओके। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है तो देखो ऐसे हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो कौन सी शेप हो गई, लीनियर। सिंपल है, बिल्कुल समझ में आया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लॉन पेयर है तो वो कहां आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, के शेप। 2 लॉन पेयर है तो टी शेप, 3 लॉन पेयर है तो लीनियर। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए, रब कर रही हूं। अब देखिए n इक्वल्स टू 6 के लिए इफ n इक्वल्स टू 6 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ओके। अब देखो अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री यानी कि ऑक्टाहेड्रल। सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर देखो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है तो क्या करेंगे, एक लॉन पेयर हम कहीं भी लगा देंगे जहां हमारी मर्जी है, ठीक है। ये शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, देखो जरा, फिर क्या होता है, एक लॉन पेयर हमने जहां लगाया है दूसरा लॉन पेयर हम उसके अपोजिट में लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए अगर मैंने एक लॉन पेयर यहां लगाया है तो मैं दूसरा लॉन पेयर यहां लगाऊंगी। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए दूसरे एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। समझ में आई बात कि अगर सारे बॉन्ड पेयर है तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लॉन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लॉन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। समझ में आई, रब कर दो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में अगर कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो शेप कैसे चेंज होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पीछे जो पढ़ा वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, फिर से मॉलिक्यूल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या है सेंट्रल एटम, जेनोन।
आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम 2 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 5, सराउंडिंग एटम भी 5, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर होते हैं तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री, और वो sp3d के लिए ट्राइगोनल बाई पायरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो PCl4 प्लस, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मोनोवेलेंट एटम 4, कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, कितना 1, तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। ओके, अब देखो सराउंडिंग एटम कितने 4, n की वैल्यू भी 4, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री, और वो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखो PCl6 माइनस, फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, मोनोवेलेंट एटम 6। अब देखो कौन सा चार्ज है माइनस, तो क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। अब देखो n की वैल्यू 6, आउटर मोस्ट सराउंडिंग एटम कितने 6, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ClO3 माइनस, आउटर मोस्ट शेल में 7, सेंट्रल एटम क्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में 7, मोनोवेलेंट एटम नहीं है, क्या चार्ज है माइनस, तो क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कितनी 4, सराउंडिंग एटम कितने 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, जितने सराउंडिंग एटम होते हैं वो क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, वो कितने हो गए 3। अब कितना बच गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, कितना बचा 1, यानी कितना लॉन पेयर है 1। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर क्या था पायरामिडल, तो शेप क्या हो जाएगी पायरामिडल। बात समझ में आई। देखो नेक्स्ट देखो XeF5 प्लस, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, मोनोवेलेंट एटम 5। अब देखो कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। सही है, चलो अब देखो आउटर मोस्ट सराउंडिंग एटम कितने 5, n की वैल्यू कितनी 6, जितने सराउंडिंग उतने क्या बॉन्ड पेयर, बचे कितने 1 क्या लॉन पेयर। ठीक है, अब देखो sp3d2 के लिए अगर एक लॉन पेयर होता है तो शेप क्या बताई थी स्क्वायर पायरामीटर, यही बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो IF5, आयोडीन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 7 प्लस, मोनोवेलेंट एटम 5 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हो गई 5, ये 1 और ये शेप क्या हो जाएगी बिल्कुल सेम। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जितने सराउंडिंग एटम है वो सारे बॉन्ड पेयर, अगर n की वैल्यू में कुछ बचता है तो वो बचा कुचा क्या लॉन पेयर।
ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितने, लॉन पेयर कितने, उस अकॉर्डिंग शेप क्या हो जाएगी वो हमने डिटेल से देख लिया। ठीक है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो पता है, तो आपको ये भी पता है कि लॉन पेयर कहाँ लगाने हैं, तो शेप भी पता लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब VSEPR थ्योरी लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन के वजह से मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाती है ये बताती है। ठीक है, हमने बॉन्ड पेयर निकालना सीखा, लॉन पेयर कैसे पता लगाने हैं उसमें वो देखा, हाइब्रिडाइजेशन की भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर हैं तो कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो शेप रिपल्शन की वजह से चेंज हो जाती है, और वो क्या हो जाती है आपको समझ में आ गया सब। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।